नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की एक नई इकाई को स्टार्ट कर रहे हैं और ये इकाई है दोस्तों आपकी इकाई 5। जब हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 5 को देखते हैं तो इसके अंतर्गत भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं। अभी तक हम लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इकाई 1 के बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक को खत्म कर चुके हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास पे हम बाबर पर चर्चा कर रहे थे। अब हुमायूं और बाद के मुगल शासकों पर वहां चर्चा करना है। और इकाई 6 जो है, जिसमें मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था के टॉपिक दिए, वो इकाई हम पूरी कर चुके हैं, जिसके समस्त लेक्चर जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इकाई 6 एमपीपीएससी प्रीलिम्स नाम से अपडेटेड है। आप वहां जाकर सारे लेक्चर देख सकते हैं, वहां पर सभी टॉपिक कंप्लीट हैं। आपका यूनिट 6 अच्छे से तैयार हो जाएगा और जो लोग लगातार हमारे इस लेक्चर श्रृंखला को देख रहे हैं उनका वो हो भी चुका है दोस्तों। इसीलिए हम लोग इकाई 5 का ये डिस्कशन लेकर आए हैं, ताकि इकाई 5 के जितने भी संवैधानिक आयाम हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस कर लें। इस यूनिट से भी आपको एग्जाम में 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे 20 अंक के। हमारी कोशिश होगी कि इस लेक्चर श्रृंखला के माध्यम से आपके वो 20 अंक भी सुनियोजित हो जाए दोस्तों, निश्चित हो जाए और आपका स्कोर जो है एग्जाम में बढ़ जाए। डिस्कशन कुछ इस प्रकार से होगा कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ना छूटे। हम उन सेक्शंस को भी देखते चले जाएंगे जो करंट अफेयर के माध्यम से चर्चा में है और ऐसे क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होगी। तो इस लेक्चर सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्षेत्र को देख रहे हैं वो हम करंट से अपडेट करके देखेंगे। जैसे कि लेटेस्ट न्यूज यही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है तो किस प्रकार से वो क्या जेल में रहकर सरकार चला पाएंगे या फिर क्या इसके संवैधानिक प्रावधान है, वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी लोकसभा के चुनाव सामने हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो उसको भी करंट से कोट करते हुए देखने को रहेगा कि ये कौन सी लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं, क्या पूरी व्यवस्था है, वो सब चीजों को देखना है। तो कंप्लीट हम लोगों को ये डिस्कशन करंट टू कोर तक करना है। लेकिन सबसे पहले हम इकाई 5 के सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में है और हमको चर्चा करना है। सबसे पहला टॉपिक आपको दिया गया संविधान सभा। इस टॉपिक में हम भारत की संविधान निर्मात्री सभा के बारे में बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में संविधान सभा बनी, कौन सी योजना की बात की गई, इसमें संविधान सभा की प्रारंभिक संरचना क्या रही, बाद में उसमें संशोधन होकर किस प्रकार से बदलाव हुआ और आजादी के बाद जो फाइनल संविधान बनाया उस संविधान सभा की व्यवस्था क्या थी, उन सभी चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। फिर हम लोग बात करेंगे संघीय कार्यपालिका की, जिसमें राष्ट्रपति और संसद की व्यवस्था को हम डिटेल में देखेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, हर एक चीज को व्यवस्थित तौर पर अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कहां से बन सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की एवं न्यायिक व्यवस्था की। भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है दोस्तों, उसमें एकल न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। तो एकल न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से हमारी न्याय व्यवस्था अमेरिका से प्रभावित है, उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे नियुक्त किए जाते हैं, कोलेजियम व्यवस्था क्या है, कोलेजियम को बदलने के लिए क्या एक समिति या किस प्रकार की व्यवस्था सरकार करने वाली थी या करने वाली है, उन सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ भारत के सभी जजेस के बारे में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज प्रारंभ से अभी तक किस प्रकार से बदले और कौन कौन रहे हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हम बात करेंगे संवैधानिक संशोधन की। संवैधानिक संशोधन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। संविधान जब लागू हुआ था उस समय संविधानविदों को ये अच्छे से पता था कि जो संविधान उस समय बनाया गया वो संविधान उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बनाया गया। लेकिन भारत एक विशाल विविधताओं वाला देश है और इस विशाल विविधताओं वाले देश में समय के हिसाब से परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे, व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उस समय की पीढ़ी की अलग सोच, अलग जरूरतें रही, आज की पीढ़ी की अलग सोच, अलग जरूरतें हैं, आने वाली पीढ़ी की अलग सोच, अलग जरूरतें होंगी। अगर उनके हिसाब से संविधान में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं रही तो संविधान खत्म हो सकता था। इस बात को ध्यान रखते हुए संविधान में बदलाव, संशोधन की गुंजाइश संविधानविदों ने रखी और उसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था को रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 के तहत देखा जाएगा। हम इस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही प्रारंभ से लेकर अभी तक भारत के संविधान में हुए संशोधनों को भी देखेंगे, महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं, एग्जाम में जो भी संशोधन एग्जाम क्वेश्चन आएगा वो आपका यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा, हमारे लेक्चर से ही।
ठीक है। इसके बाद हम लोगों को 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन पर डिटेल में डिस्कशन करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन उसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी जी ने इस प्रकार के संविधान में बदलाव कर दिए थे, लगभग संविधान को बदल कर रख दिया था। तो उस चीजों को भी हम डिटेल में समझेंगे, क्या क्या संशोधन उस समय हुए थे। फिर हम देखेंगे कि दोस्तों नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की क्या व्यवस्था है, कौन कौन से अनुच्छेद में किस प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर संशोधन हो सकता है तो किस प्रकार से हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही इसके बाद मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो थे क्या मूल संविधान में थे, और अगर थे तो कहां थे, और नहीं थे तो बाद में कब जोड़े गए, कैसे जोड़े गए, कितने हैं, और बोल सकते हैं कि इसमें क्या बदलाव हो सकता है। सभी चीजों को यहां देखेंगे। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों पर डिस्कस करते करते इस बात को भी देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अगर कोई मौलिक अंतर है तो क्या है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस लिए की गई, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस लिए की गई, और नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था किस लिए की गई। तो इस सम्मिलित तौर पर इन तीनों चीजों को समझेंगे कोट करके। फिर हम लोग बाद में देखेंगे राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाओं को। दरअसल ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऑलरेडी हमारे इस YouTube चैनल पर दोस्तों अपडेटेड है। एक्चुअल में क्या है कि जो अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ये नया सिलेबस है आपके एग्जाम का, पीएससी का, और पुराना सिलेबस जो रहा है उसका पैटर्न भी अलग था, जिसमें ये राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो यूनिट नंबर 10 में आती थी, और वो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं उसको भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बार फिर से हम इस नई यूनिट के अंतर्गत उसको यहां पढ़ेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था क्या, मतलब देखिए कि यहां से लेके यहां तक के जो आपको टॉपिक दिखेंगे ये राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था देखने को मिल रही है। उसके बाद ये तीन जो बिंदु हैं, ये तीन के तीन बिंदु मध्य प्रदेश की व्यवस्था पर आधारित हैं। ठीक है, जब मध्य प्रदेश की व्यवस्था को देखेंगे तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था पर नजर डालनी पड़ेगी। यहां पर हम राज्यपाल की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे, और राज्य स्तर पर हाई कोर्ट की बात करने वाले हैं। ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 2023 का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, व्यवस्थाएं बदली हैं, तो ये करंट में जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में से पूछ ले, राज्यपाल से पूछ ले, या मंत्रिपरिषद की व्यवस्था से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, और हाईकोर्ट की व्यवस्था यहां देखेंगे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करेंगे और नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे। संविधान का 73वां और 74वां जो संशोधन है दोस्तों उसको डिटेल में यह समझेंगे। मध्य प्रदेश के स्तर पर स्थानीय शासन की बात करेंगे, और लेटेस्ट मध्य प्रदेश में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए उन चुनावों को रिजल्ट, उनसे संबंधित भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहां देखने वाले हैं। और अंत में देखेंगे मध्य प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था। सुशासन के बारे में हम ऑलरेडी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के इकाई 6 में बात कर चुके हैं। इकाई 6 में इसके संबंध में पहले से बात कर चुके हैं, ये याद रखिएगा। यहां पर हम संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सुशासन की व्यवस्था को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सिलेबस है। एक एक करके हम अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से सिलेबस को कवर करेंगे। बस ये याद रखिएगा कि सिलेबस इस प्रकार से दिया है, इसको हम पढ़ेंगे हमारे तरीके से, एक एक करके लिंक कर करके, पहले कौन सा टॉपिक फिर कौन सा टॉपिक, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और आप एंजॉय करते करते आपकी इकाई 5 का जो सिलेबस है ये उसको आप पूरा कर लें दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इस सिलेबस को तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आधारभूत चीजों को जानेंगे जिसके माध्यम से आपके संविधान पढ़ने का बेस तैयार होगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि संविधान क्या है, फिर देखना पड़ेगा कि संविधान के प्रकार क्या है, फिर देखना पड़ेगा कि संस्थाएं, और फिर देखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में दिए गए शब्दों का निर्वचन या उसको कैसे पढ़ें। क्योंकि अधिकतर मैं ये चीज देखता हूं कि स्टूडेंट्स को समस्या यही होती है कि ये कौन सी चीज किस प्रकार से पढ़ी जाए। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके सबसे पहले आधारभूत तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। आधारभूत तथ्यों की जब बात करते हैं तो पहले आपको दिखाई पड़ता है कि संविधान क्या है। दोस्तों, जब आपसे पूछा जाता है कि संविधान क्या है, इसको लेकर तो क्वेश्चन बनना ही है। क्योंकि अधिकतर आप क्या बोलते हैं कि जो विपक्ष है वो बोलता है कि संविधान का नष्ट करने की बात हो रही है। अभी जब मोदी जी ने कहा कि 370 सीट हम लोग लाएंगे, 400 बार एनडीए होगा,
तो बोल दिया कि भाई इतना बहुमत चाहिए 2/3 जिसके माध्यम से संविधान को बदल सकते हैं। तो ये बार बार संविधान 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 शब्द जो है वो करंट में देखने को मिलता है। कई सारे लोग सोचते हैं कि संविधान क्या है, डेफिनेशन के तहत क्या है संविधान। तो संविधान को आप ऐसे डिफाइन करते हैं कि संविधान क्या है, एक दस्तावेज है। संविधान क्या है, एक दस्तावेज है, एक नियमों का पुलिंदा है। नियमों का क्या है, एक पुलिंदा है। कैसा पुलिंदा है, ऐसे नियम इसके अंदर दिए जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलता है। किसी भी देश का शासन संचालन का आधार है। अगर कोई भी देश है दोस्तों तो उसमें संविधान होता है, और संविधान एक ऐसी दस्तावेज होगा वहां पे जिसके आधार पर उस देश के शासन संचालित किया जाता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। हमारे देश में संविधान सबसे ऊंचा माना गया है। कोई भी विधि, कोई भी कानून, कोई भी संस्था हमारे देश की संविधान से बढ़कर नहीं है दोस्तों। अगर हम लोग किसी भी संस्था को भारत में देखते हैं तो वो संविधान के अंतर्गत ही होगी। अगर सरकार संविधान के खिलाफ कोई काम करना चाहती है या करने वाली है तो सरकार का खत्म कर दिया जाएगा। कोर्ट के द्वारा अगर संविधान के विरुद्ध काम कर दिया जाता है तो कोर्ट के ऊपर दिक्कत होगी, और अगर शासन व्यवस्था ऐसा कोई काम करती है तो उसको देखा जाएगा, उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। मतलब संविधान जो है उससे बढ़कर इस देश में कुछ भी नहीं है। किसी भी व्यवस्था को, किसी भी शासन तंत्र को संविधान के अंतर्गत रहकर ही अपना शासन संचालित करना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई राज्य की सरकार है या फिर कोई केंद्र की सरकार है। अब केंद्र की सरकार, राज्य सरकार जो है ये ऐसा कोई कानून बना देती है जिससे संविधान के किसी छोटे से हिस्से का भी उल्लंघन होता है, उसका कहीं ना कहीं उसके खिलाफ वो होता है, तो फिर उसको अमान्य घोषित कर दिया जाता है। याद रखिएगा, उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो यहां पर याद रखिएगा कि संविधान की सर्वोच्चता जो है वो हमारे देश में है, और कोर्ट का जो सिस्टम है, न्याय व्यवस्था का जो सिस्टम है दोस्तों, वो इसकी एक प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है कि सरकार किसी भी प्रकार से ऐसा काम ना करे जैसे संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन हो। तो हमने यही देखा कि संविधान होता क्या है। संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन संचालित होता है, और यही हमारे देश में सर्वोच्च व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि संविधान के प्रकार क्या है। तो हमें संविधान के यहाँ पर हम लोगों को दोस्तों अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के संविधान हम देखते हैं इस दुनिया में। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो एक संविधान को हम बोलते हैं कि ये लिखित संविधान होता है, तो वहीं एक संविधान को बोला जाता है कि ये अलिखित संविधान होता है। अब लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या बेसिक डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। लिखित संविधान क्या होगा, जिस संविधान का अधिकांश भाग जो होगा अगर लिखित है तो ऐसे संविधान को आप लिखित संविधान कहते हैं। सीधे सीधे याद रखिएगा, अगर अधिकांश भाग लिखित है तो वो संविधान लिखित होगा, और अगर किसी संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है तो वो अलिखित संविधान होगा। अलिखित और लिखित संविधान में यही डिफरेंस है, अधिकांश भाग लिखित और अधिकांश भाग अलिखित। अलिखित संविधान में किसको हिस्सा लिया जाता है, ब्रिटेन को, और लिखित संविधान में लिया जाता है दोस्तों अमेरिका का संविधान ले सकते हैं, या फिर हम भारत का संविधान ले सकते हैं। भारत का संविधान इस दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर अलिखित क्यों कह रहे हैं ब्रिटेन के संविधान को, कि देखिए ब्रिटेन का संविधान ऐसा नहीं है कि एक शब्द में लिखा नहीं गया हो, लिखा गया है लेकिन उसका बहुत छोटा सा अंश ही लिखित रूप में दिखता है। बाकी का जो अंश है उस लिखे हुए छोटे से रूप का विस्तार होता है, उसकी व्याख्या के तौर पर मौखिक दिखाई पड़ता है। वहीं ऐसा नहीं कह सकते कि भारत के संविधान को या अमेरिका के संविधान में भी सारे के सारे तथ्य को लिख दिया गया है। हमारे संविधान में भी कई जगह पर संविधान मौन है, जिसकी व्याख्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट जो है वो संविधान का व्याख्याकार है। जिस जगह पर हमारा संविधान मौन है, उन शब्दों का, उन व्यवस्था का जो डिटेल है वो कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये व्यवस्था भी हमारे यहाँ है। इसलिए लिखित मतलब अधिकांश भाग लिखित हो, अलिखित मतलब अधिकांश भाग अलिखित हो। इसी प्रकार से आप एक और रूप देखते हैं, या तो कोई संविधान कठोर हो सकता है या कोई संविधान लचीला हो सकता है। अब कठोर संविधान और लचीला संविधान का मतलब क्या है भाई, ऐसा तो नहीं कठोर का मतलब तोड़ते जाइए टूटेगा नहीं, ऐसे पुस्तक में लिख देंगे, ऐसा नहीं है। कठोर संविधान का मतलब होता है कि संशोधन करना, इसको संशोधन के आधार पर मापा जाता। संशोधन करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जब संविधान के अधिकांश ऐसे प्रावधान हो
जिनमें संशोधन के लिए आपको बहुत बड़े बहुमत की जरूरत पड़े, ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान के तौर पर देखते हैं। और लचीले संविधान का मतलब होता है कि उस संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव करना हो तो आसानी से संशोधन हो जाए। जब संविधान में संशोधन आसान हो जाए, साधारण बहुमत से अधिकांश संविधान को बदला जा सके, उस संवैधानिक व्यवस्था को लचीला संविधान कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम एक प्रकार से और देखते हैं, या तो संविधान निर्मित हो सकता है या संविधान विकसित हो सकता है। अगर हम निर्मित संविधान की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि ये एक समय सीमा में, और कैसी समय सीमा में, तो निश्चित समय सीमा में, किसी निश्चित समय सीमा में किसी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा अगर ये बनाया जा रहा है, विचार विमर्श होगा, बैठक होगा, तर्क वितर्क होगा, उसके बाद अगर संविधान तैयार किया जा रहा है संविधान सभा के द्वारा, तो संविधान निर्मित संविधान होता है। और विकसित संविधान होता है लंबी अवधि में। याद रखिएगा कि लंबी अवधि में डिसाइड नहीं है, दीर्घकालिक अवस्था में जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनके चलते धीरे 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 करके ये विकसित होता चला जाएगा, तो उसे हम विकसित संविधान कहते हैं। निर्मित संविधान के एग्जांपल्स में आपको भारत और अमेरिका जैसे देशों का संविधान देखने को मिल सकता है, जिसका निर्माण जो है वो एक संविधान सभा के द्वारा निश्चित समय सीमा में किया गया है। वहीं अगर हम विकसित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित संविधान है, जो किसी एक सभा के द्वारा एक समय में बैठ के नहीं बनाया गया है, ये वहां की परंपराओं के हिसाब से लंबे समय में स्वतः तैयार हुआ है दोस्तों। तो ये संविधान के प्रकारों की बात हुई, हमने अलग अलग रूप से 6 संविधानों की बात कर ली। लेकिन यहां पर अगर हम कठोर और लचीले की व्यवस्था को देखते हैं संविधान में, तो फिर कठोर और लचीले की इस व्यवस्था में भारत का संविधान कहां पर एग्जिस्ट करता है? तो एग्जिस्ट करता है भारत का संविधान कहां पर? तो याद रखिएगा कि भारत का संविधान एक मिश्रित संविधान का उदाहरण है। किस प्रकार से मिश्रित संविधान का उदाहरण है? तो ध्यान रखिए कि भारत के संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें बदलाव के लिए आपको कठोर व्यवस्था देखने को मिलती है, मतलब कि आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है कुछ प्रावधानों में, विशेष बहुमत से, ठीक है, कुछ प्रावधान में। और कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें लचीले व्यवस्था दिखाई पड़ती है, मतलब कि साधारण बहुमत से भी उसमें परिवर्तन हो सकता है। मतलब कुछ प्रावधान में विशेष बहुमत से कठिन रूप से संशोधन कर सकते हैं, और कुछ प्रावधान में साधारण बहुमत से आप व्यवस्था में बदलाव कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं मिश्रित संविधान। मतलब भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान है, और कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण भारत का संविधान हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें संस्थाओं की दोस्तों, तो हमें संस्थाओं का अलग अलग 3 आधार देखने को मिलता है। ये संस्थाओं का जो अलग अलग 3 आधार हम लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें आप एक बोलते हैं संवैधानिक, और एक आप बोलते हैं गैर संवैधानिक, और इसमें एक आप बताते हैं असंवैधानिक। तो असंवैधानिक, गैर संवैधानिक और संवैधानिक 3 प्रकार के संस्थाएं हो सकती है किसी भी व्यवस्था में, ठीक है। संवैधानिक के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि संविधान में उल्लेखित, संविधान के अनुसार और संविधान में उल्लेखित, ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से है दोस्तों, उन्हें हम संवैधानिक संस्थाओं के तौर पर जानते हैं। जब हम संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं, तो जैसे हम लोग बात कर लें 280, भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 काय की बात करता है? वित्त आयोग की बात करता है। तो ये क्या हो गया? एक संवैधानिक संस्था हो गया। हम लोग बात कर लें आर्टिकल 324 काय की बात करता है? निर्वाचन आयोग की बात करता है। तो ये क्या हो गया? एक संवैधानिक व्यवस्था हो गई। तो संवैधानिक का मतलब इसको लेकर संविधान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी आर्टिकल में स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन जब गैर संवैधानिक की बात करते हैं तो इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। अब ऐसी व्यवस्था जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन ये संविधान के आदर्श अनुरूप है, संविधान के आदर्श अनुरूप है। संविधान के आदर्श अनुरूप होने का क्या मतलब है? कि संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का सिस्टम संविधान चाहता है उस सिस्टम का समर्थक है, ठीक है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो संसद के माध्यम से
या तो इसको संसद के माध्यम से कानून बनाकर आप लेकर आते हैं, या फिर इसके लिए आप क्या करते हैं, साधारण प्रस्ताव पारित कर देते हैं। प्रस्ताव पारित करके भी इस प्रकार की संस्थाओं को ला सकते हैं, और इस प्रकार की संस्थाओं को आप कानून बनाकर भी ला सकते हैं। जब कानून बनाकर किसी संस्था को बनाया जाता तो उस संस्था को कहते हैं सांविधिक, सांविधिक संस्था उसको कहा जाता है। अगर कानून बनाकर लेकर आते हैं तो, और प्रस्ताव पास करके ले आते हैं तो उसे असांविधिक संस्था के तौर पर जाना जाता है। जैसे अगर हम सांविधिक संस्था के तौर पर बात करें तो हमारे देश में महिला आयोग है, ये महिला आयोग की बात कर लें, मानव अधिकार आयोग की बात कर लें। मानव अधिकार आयोग जो है वो कानून बनाकर लेकर आए थे 1993 में, 1990 में महिला आयोग के लिए अधिनियम लेकर आए थे। तो ये किस प्रकार की संस्था हो गई, ये ऐसी संस्था हो गई जो सांविधिक है। और ऐसी संस्था जो प्रस्ताव पारित करके बनाई जाती है, इसमें आप ले सकते हैं जैसे नीति आयोग। अब नीति आयोग जो है उसको लेकर याद रखिएगा, ना तो ये सांविधिक बॉडी में आता है और ना ही ये आपको संवैधानिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। संवैधानिक के अंतर्गत संविधान में उल्लेख होना चाहिए, नीति आयोग जैसी व्यवस्था को लेकर संविधान में उल्लेख नहीं है, और इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सरकार ने कोई कानून भी नहीं बनाया है। लेकिन ये आयोग हमारे यहाँ पर फिर भी एक महत्वपूर्ण आयोग के तौर पर है। तो ऐसे में हम इसको कहते हैं कि एक प्रस्ताव पारित करके संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, मतलब उसके आदर्शों के अनुरूप एक संस्था सरकार ने स्थापित कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये गैर संवैधानिक सिस्टम को देखा। अब होता है असंवैधानिक। असंवैधानिक को हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये संविधान विरोधी होता है। जो संविधान विरोधी है, संविधान के अगेंस्ट है, उसको हम असंवैधानिक कह सकते हैं, कहते हैं। अब इसमें हम जैसे आईएस का नाम ले लें, आतंकवादी संगठन है। अल-कायदा का नाम ले लें, आतंकवादी संगठन है। बोको हराम का नाम ले लें, आतंकवादी संगठन है। तालिबान का नाम ले लें, आतंकवादी संगठन है। ये सब क्या है, ये सब ऐसी संस्थाएं जिसको कभी भी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत हैं, खिलाफ हैं। ऐसे संगठनों को असंवैधानिक संस्थाओं के तौर पर आप जानते हैं। तो ये हम लोगों ने संस्थाओं की व्यवस्था को देखा हमारे देश में कि कितने प्रकार की संस्थाएं होती हैं। यहाँ असंवैधानिक संस्थाओं के तौर पर हमारे देश में कोई संस्था नहीं है, और अगर इस प्रकार की संस्था हमारे देश में दिखाई पड़ती है तो भारत सरकार उसको अवैध करार दे देती थी, गैर कानूनी करार दे देती है, और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे केरल की कुछ संस्थाओं के ऊपर इस प्रकार का एक्शन लिया गया है। तो यहां संस्थाओं को समझने के बाद अब हम लोगों को देखना है कि संविधान के भाग का निर्वचन कैसे किया जाता है। तो संविधान में आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्द देखने को मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि भाग, जैसे कि अध्याय, जैसे कि अनुच्छेद, जैसे कि परंतुक, और जैसे कि उपपरंतुक, और इसी प्रकार से आपको देखने को मिलता है एक और शब्द अनुसूची। ठीक है, आप इन शब्दों को संविधान में देखते हैं। तो भाग क्या है दोस्तों, भाग संविधान में जैसे हम कहते हैं कि संविधान में आपको लगभग 22 भाग देखने को मिलते हैं, है ना। भाग 1 से लेकर 22 तक, और ये कहा जाता है कि भाग की संख्या वर्तमान में 25 है। तो 25 को इस प्रकार से लिया जाता है कि ये संशोधन के माध्यम से है, लेकिन 25 नंबर का भाग हमें दिखाई नहीं पड़ता, वो संशोधन के माध्यम से दिखाई पड़ता है। जैसे भाग 4 का हम लोग बोलते हैं, है ना, वैसे हम लोग बोलते हैं भाग 9 का। तो इस प्रकार से ये सिस्टम हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो 22 भाग की व्यवस्था हमारे संविधान में, ये क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि एक ही प्रकार के समस्त प्रावधानों को एक जगह पर एक साथ संकलित जो किया गया है, उस व्यवस्था को भाग कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे नागरिकता के संदर्भ में कोई व्यवस्था को देखना है। अब नागरिकता के संदर्भ में मुझे किसी भी प्रकार के प्रावधान को देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भारतीय संविधान को देखना पड़ेगा, भाग 2। मतलब भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से रिलेटेड मुझे सारे के सारे प्रावधान एक साथ देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब एक ही प्रकार की समस्त जानकारी को जब एक जगह पर संकलित किया गया है, उस व्यवस्था को हम भाग कहते हैं हमारे संविधान में। अध्याय क्या है दोस्तों, तो जब कोई भाग बड़ा होता है, जब कोई भाग क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो जब कोई भाग बड़ा हो गया और उसमें एक से ज्यादा तथ्य हैं या एक से ज्यादा व्यवस्थाएं उसमें वर्णित हैं, तो ऐसे में उसको अलग अलग अध्यायों में बांटा गया। जैसे कि भाग 5 संघ। अब संघ की कार्यपालिका की हम बात कर ले तो संघ का जो पूरा भाग 5 है
उसमें सीएजी का अलग सेक्शन कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का अलग सेक्शन कर दिया गया है, संसद का अलग सेक्शन देखने को मिलता है ना। तो ये अलग अलग सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि ये भाग 1 है, मतलब भाग 5 है। अब भाग 5 में क्या दिया गया? बहुत सारी चीजें एक साथ है, तो उसको अलग अलग अध्याय में डिवाइड करके उसको आसानी से सेपरेट करके पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है। वहीं अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो किसी भी भाग के अंदर किसी भी एक व्यवस्था से रिलेटेड कई सारे अलग अलग प्रावधान होते हैं। तो उन प्रावधानों को चिन्हित करने के लिए किसकी व्यवस्था की गई? अनुच्छेद, जिसको आप इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं दोस्तों। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मुझे कुछ इस प्रकार का प्रावधान बताइए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मुझे हमारे देश में स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाए, तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अगर मुझे तथ्यों को समझना है तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार एक मूल अधिकार के तौर पर है। तो मूल अधिकार के लिए मैं काय में चला जाऊं? भाग 3 में चला जाऊं तो मूल अधिकार संबंधित पता चल जाएगा। अब मूल अधिकार में मुझे स्वतंत्रता के अधिकार की बात करना है तो मैं आर्टिकल में चला जाऊं कि 19 से लेके 22 आर्टिकल के बीच में मुझको क्या मिल जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा। वहीं अगर मुझसे ये कह दिया जाए कि मुझे मूल अधिकार के बारे में जानना है, लेकिन मुझे सभी मूल अधिकार के बारे में नहीं जानना, मुझे समानता के मूल अधिकार के बारे में जानना है, तो समानता के मूल अधिकार के बारे में बोल देंगे आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में देख लीजिए, मुझे समानता के अधिकार के बारे में मिल जाएगा। लेकिन किसी ने यह कह दिया कि नहीं भाई, मुझे समानता के अधिकारों को तो जानना है, लेकिन मैं यहां पर यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश के संविधान में छूत के, अस्पृश्यता के अंत को लेकर कोई व्यवस्था की है तो कहां की है? तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 17 को देख लीजिए। तो ये सारे के सारे ऐसे आर्टिकल के माध्यम से पर्टिकुलर एक चीज को यहां पर चिन्हित करके आप वहां जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही परंतु क्या होता है? परंतु को दोस्तों आप क्लॉज कहते हैं, क्लॉज। ठीक है। हमेशा इसको काय में लिखा जाता है, क्लॉज को हमेशा कोष्ठक में लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है। जब कोई आर्टिकल बड़ा होता है तो उस आर्टिकल को और ज्यादा विश्लेषित करने के लिए उसमें परंतु को जोड़ा जाता है या क्लॉज को जोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझें कि आर्टिकल नंबर 21 आप लोग देखते हैं कि प्राण और देह की स्वतंत्रता जीवन का अधिकार है। अब कहीं ना कहीं इस प्राण और देह की स्वतंत्रता के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को अगर देखें तो कहा गया है कि गौरवमयी जीवन ही प्राण की स्वतंत्रता के अंदर आना चाहिए। मतलब जीवन जीना और गौरवमयी जीवन जीना, ये दोनों में अंतर है। किसी भी व्यक्ति को हमारे देश में गौरवमयी जीवन जीने का अधिकार है प्राण और देह की स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो कहा गया कि गौरवमयी जीवन के लिए शिक्षा का अधिकार जरूरी है, बिना शिक्षा के आप कैसे जिएंगे वैसा जीवन। तो कहा गया कि एक काम करते हैं, आर्टिकल नंबर 21A इसमें जोड़ दिया गया। तो क्या बोलेंगे? 21 क्लॉज ए, जिसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब उपरंतु क्या होता है? उपरंतु को बोला जाता है सब क्लॉज। सब क्लॉज का मतलब कभी कभी क्या होता है, ये परंतु वाला सेक्शन भी बड़ा होता है। अब परंतु वाला सेक्शन भी अगर बड़ा होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उस परंतु को भी और डिवाइड कर दिया गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा? तो क्या बोलेंगे? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो ये परंतु हो जाएगा यहां पर। अब चूंकि हिंदी में अगर इसको पढ़ा जाए कि अनुच्छेद 19 परंतुक 1 उप परंतुक ए या क, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो क्लॉज आप इजीली पढ़ सकते हो, सब क्लॉज पढ़ सकते हो। तो इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो जब भी आपके सामने ऐसा लिखा है तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, और इसको कैसे पढ़ेंगे? आर्टिकल 21 क्लॉज ए। क्लियर? चलिए, अब अनुसूची क्या होती है? संविधान में हम लोग देखते हैं कि पहले 8 अनुसूची हम लोगों को देखने को मिली और वर्तमान में हम लोग 12 अनुसूचियां देखते हैं दोस्तों। तो ये 8 और 12 अनुसूची का खेल तो हम लोग आगे समझेंगे, परंतु यहां यह समझना है कि अनुसूची आखिर क्या चीज है। तो देखिए, भाग, अध्याय, अनुच्छेद, परंतु, उपपरंतु में सभी चीजों को डाल दिया गया है। लेकिन ऐसी चीजें जो इन सभी में डिटेल में वर्णित नहीं है और हम लोगों को संबंधित व्यवस्था के संदर्भ में बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए, तो हम लोगों को वो जानकारी कहां मिल पाएगी? अनुसूचियों में मिल पाएगी। जैसे मान लीजिए कि मुझे भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी चाहिए, तो मैं कह दूंगा कि अनुसूची देख लीजिए आप एक, इसमें आपको डिटेल में व्यवस्था मिल जाएगी। वैसे मैं कहूं कि हमारे देश में राज्य सरकार है, हमारे देश में केंद्र सरकार है। अब इनके कानून बनाने के कौन कौन से क्षेत्र हैं, मुझे उन क्षेत्रों के बारे में जानना है। तो क्या करेंगे? अनुसूची नंबर 7 में चले जाएंगे।
अनुसूची नंबर 7 में शक्तियों का विभाजन है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। स्पष्ट तौर पर डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि केंद्र सूची में क्या क्या आता है, राज्य सूची में क्या क्या आता है, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते उसमें क्या क्या होगा। साथ ही साथ जिन पर किसी को अधिकार नहीं वो विषय पर कौन कानून बनाएगा, तो ये यहां से आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो ये संविधान का निर्वचन है। मतलब बोलने का ये कि संविधान में दिए गए शब्दों को, तथ्यों को, चीजों को आप कैसे रीड करेंगे वो आपको यहां पता चलता है। क्योंकि हम आज से इकाई 5 पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का और भारत के शासन व्यवस्था से संबंधित, संविधान से संबंधित जो है वो व्यवस्थाएं हैं, तो हम लोग इसको समझने से पहले ये आधारभूत तथ्य जानना बहुत जरूरी था। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इन चीजों को जाना। अब अगले लेक्चर से हम लोग इस सिलेबस का पहला टॉपिक जो है दोस्तों भारतीय संविधान सभा, उसको शुरू करेंगे। जो जो लोग हमारे इस लेक्चर श्रृंखला से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि लगातार इसके लेक्चर अपडेट होंगे, और जैसे ही लेक्चर अपडेट होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और उसको आप देख सकें पहले और नोट्स तैयार कर सके अपने, इसके लिए आपको ये जरूरी होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं अगले लेक्चर में भारतीय संविधान सभा की व्यवस्था को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।